हर एक समाज में सामाजिक संस्था होती है और वहीं उसके संचालन के लिए राजनीतिक संस्था भी होती है और यही राजनीतिक संस्था समाज में शक्ति का संतुलन करती है, समाज को सुचारू रूप से चलाती है। और यहाँ पर इस नियंत्रण के पीछे दो चीजें आपको दिखती है, एक शक्ति और दूसरा सत्ता। शक्ति आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति का समूह अपनी बात मनवाता है दूसरे के साथ, दूसरे को उससे सहमति नहीं होती है, फिर भी उसके विरोध करने के बावजूद जो शक्तिशाली होता है वो अपनी बात मनवाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि जिनके पास शक्ति है वो ऐसा करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि दूसरे के पास शक्ति नहीं होती है। और किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है, तब में कोई उसका प्रयोग करता है और कोई उस पर करता है। यदि कुछ लोग के पास यह शक्ति है तो जाहिर है कि दूसरों के पास नहीं होती है, सबों के पास बराबर शक्ति नहीं होती है। आप यह भी समझ सकते हैं एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति अलग अलग नहीं होता है, बल्कि यह एक दूसरे से संबंधित होती है। और यह शक्ति का प्रयोग मानव पर प्रभुत्व स्थापित करने के रूप में आप देख सकते हैं। और इस समाज में शक्ति का प्रयोग कभी दूसरे को भयभीत करने में, नियंत्रित करने में होता है या आज्ञा पालन करवाने में इसका प्रयोग दिखता है आपको। और कभी कभी लगेगा कि दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। आप सरल शब्दों में इसे भी समझ सकते हैं कि आप जब देखते होंगे कि परिवार में कोई बड़ा जो है छोटा को कहता है कि तुम ये काम करो, घरेलू जिम्मेवारी तुम्हारा है, तो यहाँ पे लगता है कि वह हमारे ऊपर बात मनवा रहे, कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा शक्ति है। या आपका जो विद्यालय में जो अध्यापक हैं वे अनुशासन बनाए रखने के लिए कहते हैं ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करो, ये ऐसा काम करोगे घंटे के बाहर जाओगे तो फिर पास फाइन लग जाएगा। तो इस तरह की बातें, तो क्यों? उसके पास शक्ति है, वह आपसे मनवाता है शक्ति। और यही चीज हर जगह होती है। कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस कार्यालय ही है, वहां जो मुख्य प्रबंधक है, जो मैनेजर होते हैं, वे फिर अपने कर्मचारियों के बीच कार्य का बंटवारा करते हैं, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा है, तुम इसके ये काम करो। तो वो कहीं न कहीं वहां पर भी उनके पास शक्ति है, होती है, वह नियंत्रित करते हैं। यही चीज कोई राजनीतिक दल के पास होती है, राजनीतिक नेता होते हैं तो उसके भी मुख्य नेता होते हैं, उनकी बात उनको मानना पड़ता है। विद्यालय में भी वही चीज होता है, जो मुख्य अध्यापक होता है वो अध्यापक पर को भी कहते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहो। तो ये चीज आपको हर जगह दिखती है। व्यक्ति का समूह जहां रहेगा वहां आपको ये दिखता है, और जहां उसकी इच्छा का पालन करना होता है। आप मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री हुए और वे आर्थिक शक्ति की बात करते हैं। वे कहते हैं जिनके पास ज्यादा आर्थिक शक्ति है वे ज्यादा उन्नति करते हैं। उन्होंने वर्ग की बात की, परिस्थिति की बात की है। और वे कहते हैं आर्थिक शक्ति जो है ये एक बाजार का परिणाम है, और एक होता है परिस्थिति। हर व्यक्ति की स्थिति समाज में अलग अलग होती है, तो जिनकी परिस्थिति समाज में जैसी है तो उनकी शक्ति भी उतनी ही अधिक हो जाती है। और वेबर यह भी कहते हैं कि शक्ति का जो है जब वितरण होता है वो समान होता है, और यह ऐसे अवसर उत्पन्न कर देता है जिनमें जीवन अवसर भी सबको जो है वो समान रूप से उपलब्ध होता है। समान रूप से उपलब्ध नहीं होता है। जाहिर है जिसके पास शक्ति होगी वे अपनी बात ज्यादा मनवा पाएंगे, वे ज्यादा उन्नति कर पाएंगे, और जिनके पास नहीं होगी वे अपेक्षाकृत कम आगे बढ़ पाते हैं। और आप ये समझ लें कि कोई शक्ति कैसे लागू की जाती है, क्यों कुछ लोग दूसरे के आदेश का पालन करते हैं। तो यहां पर आप समझिए एक चीज होती है सत्ता, ऑथोरिटी। जिसके पास सत्ता होती है वह शक्ति का उपयोग करते हैं।
और इस शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से ही किया जाता है। और सत्ता क्या होता है? सत्ता शक्ति का वो वैध रूप है, वह रूप है जो वैध होती है, वैधता उसे प्राप्त होती है, उसे स्वीकारी जाती है और उसे न्यायपूर्ण माना जाता है कि यही सही है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। और यह भी समझ लें, लोग उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती है और वे उसके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। और इस सत्ता के पीछे कुछ विचारधाराएं भी होती है जो इस प्रक्रिया को सहायता करती है। सत्ता, आप समझ गए सत्ता क्या हो? तो दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उस सत्ता को प्राप्त होता है। और फिर वहां सत्ताधारी जो होते हैं वे शक्ति का प्रयोग करते हैं। अनेक कार्य वे करते हैं और व्यक्ति को कई तरीके से कार्य करने के लिए, क्रिया करने के लिए आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। और इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई समान लक्ष्य हो या विशिष्ट लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। मैक्स वेबर समाजशास्त्री हुए, उन्होंने सत्ता की जो विवेचना की उसे 3 रूपों में देखा है: पारंपरिक सत्ता, तार्किक कानूनी सत्ता और करिश्माई सत्ता। तो वे कहते हैं कि सत्ता जो होती है वह सब दिन चली आ रही, प्राचीन काल से चली आ रही है और वही पारंपरिक सत्ता हुई, उसे स्वीकृति प्राप्त हुई रहती है। पारंपरिक सत्ता एक व्यक्ति को परंपरा द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण प्राप्त होती है। और ये परंपराई नेता क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं परंपरा पर चलो, उसका संदेश देते हैं। और जैसे कि अपने पारंपरिक समाज में, भारतीय परिवेश में देखें तो भारतीय समाज में ब्राह्मण या जातीय पंचों को की सत्ता को इस श्रेणी में रखा जाता है कि ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो इसे बात मानना चाहिए। ये पंच का बात है, इसको मानना चाहिए, इसका अवहेलना कैसे करोगे? तो ये चीज पारंपरिक सत्ता का उदाहरण है। और एक होता है कानूनी सत्ता। तो यहाँ क्या होता है? उसका आधार नियम होता है, कानून होता है कि ये कानून बना हुआ है तो ये इसका पालन करना है, ये वैधानिक व्यवस्था है और ये उसका पद है तो ये बात आपको मानना पड़ेगा। एक होता है चमत्कारी सत्ता, करिश्माई सत्ता भी बोलते हैं उसको। तो इसका क्या होता है कि विलक्षण व्यक्तित्व होता है और उसका करामात होता है, उसको लोग मानते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ उसका लोग उसके आदेश का पालन करते हैं। महात्मा गांधी का सत्ता, ये करिश्माई नेतृत्व उसको कह सकते हैं, करिश्माई शक्ति कह सकते हैं। उसी तरह आप देखते होंगे कहीं पीर, पैगंबर या कोई धार्मिक नेता हो या कोई योद्धा हो तो वो सबकी इसी सत्ता की श्रेणी में आते हैं, करिश्माई के रूप में। ये नेता है, धार्मिक नेता है, धर्मगुरु है, इन्होंने बोला है तो इसको फिर मानना पड़ेगा। तो करिश्माई नेता परंपरा को गलत बताकर उसे बदल देते हैं और अपनी एक नई परंपरा डालते हैं। तो ऐसी भी बातें आपको दिखती है।